चलिए तो आगे देखते हैं एनसीआर 2005 जो दस्तावेज है उसके प्रमुख सुझाव क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 हम आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा। बालक सक्रिय है, यानी कि बालक, हमें मानना है कि बालक सक्रिय यानी कि एक्टिव है, वो उसका दिमाग बराबर चल रहा है। तो बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे, यानी कि वह स्वयं अपना दिमाग लगाए और कोई भी टॉपिक जानने की कोशिश करे, सीखने की कोशिश करे, नई नई चीज़ों को आजमाए। ठीक है, गलतियां करे और सुधार करे। गलतियां करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गलतियां इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इसमें क्या है, बच्चा गलती करेगा तभी तो हमारा काम आएगा कि उसकी गलती को समझे, उसने कहाँ गलती की, फिर उसका निदान करे, उपचार करे। तो हमारा काम क्या है, बच्चे को समझाना कि उसने कहाँ गलती की है, फिर वो सुधार करे उस गलती को। ठीक है, सीखना सक्रिय है। कोई चीज़ हम सीखते हैं तो सक्रिय माइंड से ही सीखते हैं, ना कि निष्क्रिय माइंड से। निष्क्रिय माइंड से कुछ सीखा ही नहीं जाएगा। तो सीखना सक्रिय है। और सामाजिक गतिविधि है। सामाजिक गतिविधि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हम भी तो एक समाज का हिस्सा है, तो यह एक सामाजिक गतिविधि है। आगे देखते हैं, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता का मतलब होता है कि बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जब हम मतलब कि बालक को जब हम कोई चीज़ समझाते हैं तो एक ही नियम, एक ही विधि से नहीं समझाना चाहिए, घुमा फिरा के चेंज करना चाहिए मेथड को, ताकि बालक बोर ना हो। इसलिए यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष को जोड़ा जाए। इसका मतलब क्या, बच्चे के अंदर डर बिल्कुल भी पैदा नहीं करना। पहले हमारे आपके ज़माने में क्या होता था कि डराया जाता था कि आप अनुशासन से नहीं रहेंगे, गलती करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो लड़कों को मुर्गा बना दिया जाता, लड़कियों को कुर्सी बना दिया, तो उनके अंदर डर रहता था। ठीक है, अब उसकी जगह क्या कर दिया गया, आनंद। बच्चे को आनंद देके, खुशी देकर पढ़ाना चाहिए, डर नहीं उनके अंदर रखना चाहिए, संतोष के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना गया है। हमने आपको क्या बताया, बालक ही सर्वोपरि है, बस ये माइंड में बिठा लो और सीटेट देने चले जाओ। जब कुछ समझ में ना आए तो ऑप्शन में जो बालक के हित में बात की जाए वो मेन हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। तो बालक सर्वोपरि है, स्कूल में भी और घर में भी और समुदाय कहीं पर भी वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, उसकी भाषा कुछ भी हो सकती है, वो किसी भी एरिया से आ सकता है, पंजाब से, केरल से, तो उनकी भाषा चेंज हो सकती है, यानी कि उनकी जो मदर टंग है वो उसको और उसकी संस्कृति को सम्मान दिया जाए। ये बात तो नैतिक है, हम आप भी सब जानते हैं कि बच्चे की मदर टंग और उनकी जो संस्कृति यानी कि किस धर्म से है उनको सम्मान दिया जाए। ये नहीं कि कोई टीचर हिंदू है या मुस्लिम है तो वो किसी और धर्म के बच्चे से बेकार की बातें करे, उनके साथ अपमान बातें करे, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुभाषिक अच्छा शिक्षक बनाया जाए। क्लासरूम में 1000 प्रकार के बच्चे होंगे, मतलब कि 150 बच्चे जो भी होंगे, सबकी भाषाएं क्या हो सकता है अलग अलग, किस एरिया से है उनकी भाषा अलग होगी। तो बहुभाषिक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो वे एक दूसरे से कुछ ना कुछ शब्द सीखते रहते, तो उनके शब्दकोश में वृद्धि होती रहती है। तो बहुभाषिक अच्छा बनी रहना चाहिए। टीचर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उनसे कह दो कि सब बच्चे हिंदी ही बोलेंगे या सब बच्चे इंग्लिश ही बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आगे देखते हैं, इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। होता क्या है, जैसे कि आप सीख रहे हैं, आप कैसे सीख रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं आपको तो आप सीख रहे हैं, तो हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, बोलकर और लिखकर। एक तो बोल रहे हैं मुंह से और ऊपर से बोर्ड में लिख रहे हैं, तो ये अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, और आप कैसे ग्रहण कर रहे हैं, सुनकर और पढ़कर। एक तो आपकी मोबाइल से जो आवाज़ आ रही है उसे आप सुन रहे होंगे, और जो बोर्ड में हमने लिखा है उसे आप पढ़ रहे होंगे,
तो इससे आप ग्रहण कर रहे होंगे, तो ये 2 हो जाएंगे ग्रहणात्मक कौशल, सुनना और पढ़ना। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। होता क्या कि टीचर ने सूचना दी कि जैसे कि हमने आपसे कहा कि कल हम एनसीएफ 2005 पढ़ाएंगे, सिर्फ सूचना दी, पढ़ा तो है नहीं, तो आपको ज्ञान कैसे हुआ? तो सूचना से ही ज्ञान को नहीं माना जाना चाहिए। चलिए और आगे देखते हैं और क्या सुझाव दिए हैं। चलिए सुझाव को और आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है, अगला पॉइंट है शिक्षण सूत्र, मतलब कि शिक्षा को कैसे देना है। शिक्षण सूत्र दिए गए हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है? बच्चे को पहले जो उसको पहले से आता है पहले उसके बारे में पूछो, फिर उससे संबंधित आगे बढ़िए। अज्ञात जो उसको नहीं आता है, जैसे कि मान लीजिए मदर हमको लिखवाना है, बच्चे को एक मीनिंग सिखानी है मदर। ठीक है, तो पहले हम उससे पूछेंगे ये कौन सा शब्द अक्षर बना है, तो वो कहेगा एम फॉर मंकी कहेगा। ठीक है, फिर पूछेंगे तो ओ फॉर ऑरेंज कहेगा। इस तरीके से वो जानता है कि एम है, ओ है, टी है, एच है, ये उसको ज्ञात है। अब उसको ये अज्ञात था कि ये क्या हुआ टोटल मिलकर। तो इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले तो उसको ये ज्ञात था, अज्ञात क्या था? मदर, फिर उसको मदर हम सिखा देंगे। इस तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे कौन सी शिक्षण विधि है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो चीजें उसको पता है, छू सकता है, देख सकता है, पहले तो उसके बारे में बताओ। ठीक है, फिर अप्रत्यक्ष जो वो नहीं छू सकता, नहीं देख सकता, सिर्फ समझा जाता है, उसके बारे में उसके बाद बताओ। जैसे कि कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं सरल से जटिल की ओर। पहले उसको सरल चीजें बताई, फिर जटिल चीजें। इस तरीके से जो एनसीएफ 2005 का दस्तावेज है उसमें सुझाव दिया गया है कि ये शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सजा और पुरस्कार की भावनाओं को सीमित रखना चाहिए। सजा तो मानो बिल्कुल देनी नहीं है। अगर सजा दे दी और बच्चे ने शिकायत कर दी तो तुम्हारी नौकरी भी गई। इस तरीके से सजा तो बिल्कुल देनी नहीं है बच्चे को। और पुरस्कार दिया जाता है लेकिन सीमित है। जैसे हम डेली पुरस्कार दें, जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन दें डेली और डेली आप सही जवाब देते रहे तो आपको डेली पुरस्कार देंगे, ये सही नहीं है। जैसे साल भर में उसने अच्छे मार्क्स गेन किए, अच्छी चीज़ उसने, जैसे कि आपने सीटेट एग्जाम क्रॉस कर लिया, इसके बाद हम आपको पुरस्कार दें, वो सही है। तो सीमित होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जैसे कि शैक्षिक मतलब क्या हुआ? शिक्षा तो हम लोग देते हैं, ठीक है। सह का मतलब क्या हुआ? जैसे कि खेल कूद, संगीत या ड्राइंग वगैरह जो अदर चीज़ें होती हैं उनके अभिभावकों को भी जोड़ना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग नहीं दी जाती है, उसमें बताया जाता है कि आपके बच्चे किस लाइन में प्रगति कर रहे हैं। इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता की प्रतीक है। यानी कि वहाँ कहा गया है ज़्यादा विशाल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में तो ठीक है, मान ले ठीक है, लेकिन आजकल के प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं बच्चे इतना भारी बैग कर लेते हैं कि वो बिल्कुल चल ही नहीं पाते हैं। हमने देखा कई बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। तो सीमित होना चाहिए, ठीक है। किताबें ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से संबंधित होनी चाहिए। ज़्यादा बेवजह किताबें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को रखा जाए। बच्चे का मानसिक स्तर कितना है उस हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाए। आगे क्या है? एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होगी शायद। बिना भार के अधिगम, यानी कि वजन कम रखना है। इंग्लिश में कहे लर्निंग विदाउट बर्डन। हमारे आपके ज़माने में इतनी किताबें होती थी कि कंधे टूट जाते थे, और प्राइवेट वाले में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा किताबें, बच्चे बैग भरे रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा
मूल्यों का उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित की जाती है। कई बार क्या होता है, टीचर आता है, उपदेश देता है, यानी कि जैसे कि मान लो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हानिकारक है, ये है वो है, और क्लासरूम के बाहर जाते ही वो खुद सिगरेट पीने लगे, तो उपदेश देकर नहीं शिक्षा देनी है, बल्कि वहाँ का वातावरण भी वैसी बनाना है। हमें खुद उस लायक होना चाहिए, तब बच्चे सीखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं, और भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। चलिए आगे कुछ सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया है, अगला पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। हमारे आपके ज़माने में तो हमें तो पता ही भी नहीं था कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय भी है, क्योंकि बच्चों को वहाँ जाना अलाउ नहीं था, चुनना तो बहुत दूर की बात। जो टीचर लोग पढ़ते रहते थे, हमें ये तो देख लेते थे कि टीचर कुछ पढ़ रहे हैं, अब वो अपने मन से पढ़ के पुस्तकालय में हम लोगों को पढ़ा देते थे, वही पढ़ लेते थे, ठीक है। तो अब नहीं ऐसा करना है, जो बच्चे हैं उन्हें चुनने का अवसर दें। ऐसा नहीं करना कि आपको इस सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट किताब नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। बच्चे का जो पढ़ने का मूड उस टाइम है वो पढ़ेगा पुस्तकालय में, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन करना। यानी कि आज भी महिलाओं का स्तर कम है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए बच्चों को वो सब भी सिखाना है कि महिलाओं को आदर सम्मान देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। इसका मतलब क्या है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बच्चे टोटल मनोरंजन करते हैं। आज की स्थिति में बच्चे मनोरंजन करते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में कोई कार्यक्रम है तो गाना शुरू कर दिया, आँखों का काजल, बस डांस हो गया, ये होता है आज की स्थिति में सांस्कृतिक कार्यक्रम। लेकिन होता क्या है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी है, तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी, और कैसे हमको आज़ादी मिली, किन किन ने बलिदान दिया। इस तरीके से सौंदर्य बोध उनको ज्ञान कराना चाहिए, उससे संबंधित नाटक वगैरह कराने चाहिए, इस तरीके से उन्हें बताना चाहिए, ना कि मनोरंजन कराना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जैसे कि हम हैं, आपके लिए एक मानवीय संसाधन है कि हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए जो समुदाय होते हैं उनको भी अवसर दें, मानवीय संसाधन के रूप में अवसर दें, जो बच्चे को कुछ सिखा सकें, ठीक है। आगे देखते हैं। बालकों के चौमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या। हमें सिर्फ जैसे घोड़े को नहीं बांध दिया जाता है, सिर्फ आगे देखना, आगे पीछे नहीं देखना, लेकिन हमें बच्चे को पुस्तक का भी ज्ञान देना है और समाज का भी ज्ञान देना है, ठीक है। इसलिए उसको हमें चौमुखी विकास भी करना है, वो भी उससे संबंधित पाठचर्या रखनी चाहिए हमें, ठीक है। आगे का पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी शिक्षा का वातावरण तैयार करना। समावेशी मतलब होता है, जैसे कोई दिव्यांग बालक है, हाथ से या पैर से किसी भी तरीके से, तो हमें सबको एक साथ लेके पढ़ाना है। इस तरीके से हमें बच्चों की भी मेंटलिटी बना रखनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे कोई दिव्यांग है तो उससे हम उल्टा सीधा कहने लगते हैं, बच्चे मजाक बनाने लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चे की मेंटलिटी को भी मैनेज करना है और समावेशी शिक्षा का वातावरण तैयार करना है। चलिए और आगे देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत क्या दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अंक कह रहे हैं, एनसीएफ 2005 की जो दस्तावेज है उसमें 5 शिक्षण विधियों को जोड़ दिया गया है, मतलब 5 शिक्षण विधियों को मेन माना गया है। जैसे कि पहला है करके सीखना, ठीक है, यानी कि कोई कार्य को करके सीखना। दूसरा है निरीक्षण विधि, निरीक्षण करके सीखना, फिर परीक्षण विधि, फिर सामूहिक विधि और फिर मिश्रित विधि। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके सीखना, तो आपको ये ज़्यादा दिमाग में रखना, करके सीखना, ठीक है। और अगर पूछा जाए कितनी है तो 5, ठीक है। निरीक्षण, परीक्षण, सामूहिक, मिश्रित, ये याद कर लेना बस ऐसी नॉर्मली, ठीक है। आगे दे रहा है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ के ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो सब में पेडागोजी आती है, ठीक है। तो मैथ के में क्या कह रखा है, इसके अनुसार प्राइमरी स्कूल में मैथ्स का
नेचर, जो मैथ्स का नेचर है वो एकीकृत होना चाहिए। कैसा? एकीकृत होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 में इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल मैथ यानी कि गणित आधारित होना चाहिए। ठीक है, गणित आधारित होना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कि कोई भी चीज़ है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बच्चे दिमाग लगाते हैं, इसलिए स्कूल को गणित आधारित होना कंपलसरी है। उनका एक सब्जेक्ट गणित जरूर होना चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं। साइंस का नहीं परमानेंट करते हैं, लेकिन गणित का कोई चीज़ हम लेने जाते हैं, मार्केट में सामान लेते हैं, बच्चे लेने जाते हैं अपने लिए टॉफ़ी चॉकलेट, तो भी गिनती लगाते हैं कि ये 5 रुपये की हमें 10 टॉफ़ी मिलनी चाहिए, तो गणित का यूज भी करते हैं। इसलिए गणित आधारित होना कंपलसरी है। ठीक है। और क्या कह रहा है? गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। जैसे कि अमूर्त संकल्पनाएं हैं, जैसे आपसे कह दें कि बच्चे से कुछ कह दें कि त्रिभुज का एरिया क्या है, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। जब उन्हें मूर्त दिखाएं, कोई त्रिभुज ऐसी चीज़ कोई दिखाएं, फिर उन्हें समझाएं कि एरिया का मतलब क्या होता है, इसमें क्या नापा, क्या जोड़ा जाता है, तो भी जल्दी समझ जाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। ठीक है। इस तरीके से गणित के बारे में ये सब कहा गया है। ठीक है। और आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग माध्यमिक स्तर पर सोशल साइंस एंड ईवीएस के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं? इसमें कहा गया है कि राष्ट्र के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक चुनौतियों के समझ विकसित करना। जैसे बच्चे को जैसे 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं, उसमें ईवीएस वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को समाज बताया जाता है कि समाज में कैसे उपद्रव होते हैं, कैसे दूसरे को भड़का देते हैं, धार्मिक में कैसे उपद्रव होते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाती, इस तरीके से उनके अंदर एक समझ को विकसित करना। क्योंकि अब 6-7 के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, वे समझने लगते हैं बात को। ठीक है। और आर्थिक तंगी कैसे आती है, या महंगाई कैसे बढ़ रही है, या हमारी रुपया और डॉलर में कितना फ़र्क है, क्यों फ़र्क है, इस तरीके से आर्थिक बातों को समझाना। ठीक है। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के परस्पर संबंध पर बल देते हुए वातावरण की समग्र समझ विकसित करना। बच्चे को प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण की प्रकृति क्या है और सामाजिक वातावरण के हम कैसे प्रदूषित करते हैं, इस तरीके से उनके अंदर एक समझ विकसित करनी चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए उनको एक्टिविटीज़ कराना और एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कह दिया कि ये केमिकल मिलाओ तो ये रिएक्शन होता है, बच्चे नहीं समझ पाते, रट भले भी ले तो उस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कॉन्सेप्ट को समझाना। जैसे डेली यूज में कुछ ऐसी बातें होती हैं, अब वो होते हैं साइंस से संबंधित कि वो कैसे हुई हैं, तो उन्हें उससे संबंधित कि ये कैसे हुआ। जैसे कि बच्चे से कहो कि आपके यूनिफॉर्म में सब्जी गिर गई मान लो, तो उसमें हल्दी का पीला दाग लग गया। ठीक है। जब मम्मी उसको धुलती हैं, डिटर्जेंट लगाती हैं, तो पीले से लाल या नारंगी कलर का हो जाता है, तो ये साइंस का रिएक्शन हुआ। ठीक है। अगर उसी दाग में फिर नींबू का रस लगा दिया जाए तो वो फिर से पीला हो जाता है, तो ये साइंस है। ठीक है। तो उनको एक कॉन्सेप्ट को समझाना, डेली की जो सुपरिचित अनुभव होते हैं उनको संबंधित करना। तो ये सारी बातें एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में कही गई हैं, जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डायरेक्टली लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो उपदेश दिए गए हैं, जो बातें ये कही गई हैं, वो उनसे संबंधित पेडागोजी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ बातें कही गई हैं टीचर के लिए, जैसे टीचर को सुगमकर्ता के रूप में देखा गया है, और
टीचर को सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाए, कौन कौन सी सामग्री, ये सब बातें ये इस एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। भगवान करे कि आपकी जॉब निश्चित हो, आप ट्रेनिंग में हो, तो उस समय ये सब बातें काम आएंगी आपको। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी कोशिश रहेगी जब तक पेपर की एंडिंग नहीं होगी तब तक आपको रोज़ एक वीडियो देते रहेंगे इसी प्रकार। और हम आपको सिर्फ पेडागोजी की नॉलेज देंगे जिसमें आपको लगभग 75 नंबर पक्के करा देंगे, ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।